अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयदा शनाज और मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर साहब, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अरसे से दुनिया उल्टे धारे में बह रही है, ताल्लुकात भी उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो ख़राब थे वो ठीक हो रहे हैं और जो ठीक थे वो ख़राबी की जानिब गामज़न है। एक हलचल सी मची है और जैसे असर नौ तरतीब पा रही हैं चीज़ें, रिकन्सिडर रिव्यू किया जा रहा है और इनमें जो एक बड़ी पेशरफ्त पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब 2 इम्पॉर्टेंट विज़िट करने जा रहे हैं। पहले वो काबुल जाएंगे, कल बताया जा रहा है उनके दौरे का शेड्यूल, और उसके बाद 27-28 अप्रैल को दफ्तर खारिजा के तर्जुमान के मुताबिक वो ढाका का विजिट करेंगे। मीनवाइल जो सेक्रेटरी खारिजा सतह के मुज़ाकरात या बातचीत है वो बांग्लादेश के साथ चले और उसमें जो बातें हुई, दफ्तर खारिजा की ब्रीफिंग में उनका तस्करा नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने हेडलाइंस बनाई हैं इंटरनेशनली, स्पेशली इन इंडिया। उनको ऐसे ट्रीट किया गया है जैसे इंडिया के ज़राए इब्लाग को बेचने के लिए कोई मंजन मिल गया। काबुल का विज़िट भी अपनी जगह अहम है, लेकिन मेरा ख्याल है सर फहरिस्त इसको रख लेते हैं क्योंकि ये ताल्लुकात हमेशा से गिरावट का शिकार रहे और उम्मीद पैदा हुई जब वहाँ पर इक़्तिदार बदला हसीना वाजिद साहिबा की रुखसती के बाद। अब उनके जो मुतालबात सामने आए हैं कि रिस्टोर ताल्लुकात तब होंगे जब पाकिस्तान 1971 के जंगी जराइम पे माफ़ी मांगे और कुछ जो वाजिबुल अदा हुकूम है पाकिस्तान $4 अरब के करीब वो हवाले करे बांग्लादेश के। तो मेरा जो आपसे सीधा सा सवाल है वो ये है कि बर्फ़ पिघलने से पहले इस नौयत के मुतालबात क्या एक अच्छा जेस्चर है बांग्लादेश की तरफ से? देखिए, मैं समझता हूँ बड़े सीरियस इश्यूज़ उन्होंने खड़े कर दिए स्ट्रेट अवे। तो ये आपका सवाल सही है कि क्या ये टाइम है इस किस्म के सवाल खड़ा करने का कि नहीं। हाँ। मगर सिचुएशन ये है कि बांग्लादेश एक ट्रांजिशन में है इस वक्त। ट्रांजिशन के अंदर कोई पता नहीं हो, कोई पॉलिसीज़, पक्की पॉलिसीज़ नहीं बनती, एड हॉक किस्म की पॉलिसीज़ बनती हैं। अच्छा। इस वक्त बांग्लादेश के अंदर जो हुकूमत है वो भी ट्रांजिशनल हुकूमत है, उसकी भी कोई लॉन्गेविटी नहीं है कि कब तक रहेगी कब तक नहीं रहेगी। जो ये पॉलिसीज़ बनाना चाह रहे हैं क्या उसके अंदर उसके पीछे भी कोई पब्लिक सपोर्ट है या नहीं है। दीज आर अननोन्स राइट नाउ। अच्छा। व्हाट वी नो इज़ दैट इंडिया की लाइन पिट गई है वहाँ। ये नहीं कि पाकिस्तान की लाइन खुल गई है। अच्छा। इंडिया की लाइन पिट गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के लिए बिल्कुल वो हार लेके बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान वापस आ जाए। तो इसलिए ये थोड़ी सी अनसर्टनटी है इस वक्त। अच्छा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि बांग्लादेश का सारा जो इकॉनमी थी वो तो जब से इंडिपेंडेंस हुई है बांग्लादेश की, वो तो इंडिया के साथ लिंक हो चुकी थी। यहाँ तक कि उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स तो इंडिया भी बड़ी सिग्निफिकेंट थी और इसके अलावा ट्रांसशिपमेंट्स भी बड़ी हो रही थी क्योंकि उनके अपने एक पोर्ट है और जो कि एक्टिव है और उन्होंने फिर इंडियन पोर्ट्स को इस्तेमाल करते थे वो। सो काफ़ी डिपेंडेंसीज क्रिएट हो गई थी, पानी के इशू के ऊपर भी, बॉर्डर इशू के ऊपर भी, तजारत के इशू के ऊपर, ट्रांसशिपमेंट के इशू के ऊपर। वो जब रप्चर हुआ है, जैसे सियासी हालात बदले हैं और एक प्रो इंडिया पार्टी को आवाम ने बाहर निकाला, मगर उसके साथ ये नहीं हुआ कि कोई प्रो पाकिस्तान पार्टी आ गई। जो प्रो पाकिस्तान पार्टी थी वो थी खालिदा ज़िया की पार्टी। वो तो काफ़ी अरसे से फारग है वहाँ, खालिदा ज़िया भी फारग है। जो पार्टी हावी थी वो थी हसीना की पार्टी, अवामी लीग के बड़े लंबे चौड़े पिछले 15 साल से उन्होंने तल्लुकात इंडिया के साथ बना लिए थे और वो इंडिया उस वक़्त सेकुलर था। बीजेपी की हुकूमत अभी दंदना नहीं रही थी, आई भी नहीं थी। और हसीना की जो पार्टी थी वो सेकुलर थी। तो जब ये नरेंद्र मोदी की पार्टी आई तो ये इनकी पार्टी तो सेकुलर रही मगर उनकी पार्टी नॉन सेकुलर हो गई इंडिया वालों की। उसके साथ जो बांग्लादेश के अंदर रिएक्शन आया वो इस्लामिक रिएक्शन आया। हसीना ने फिर बड़ी क्रैकडाउन की जमात इस्लामी के ऊपर और बाकी इस्लामी जमातों के ऊपर। और आज जब वो निकले हैं वहाँ से तो फिर वही इस्लामी जमातें जो हैं वो फिर से एक दफ़ा सर उठा रही हैं। अच्छा। और वो एक मेन अपोजिशन बन रही है, डिमांडिंग न्यू इलेक्शंस। तो अब इसलिए, मगर ये जो सियासी जमातें हैं वहाँ की इस्लामी जमातें हैं वो एक ज़माने में उनका बड़ा तल्लक था हमारी सियासी जमातों के साथ, हमारी जमात इस्लामी के साथ, हमारी NAP के साथ वगैरह, मगर वो अब नहीं रहा क्योंकि यहाँ इस्लामी जमातें हैं वो पिट गई हैं इलेक्शन के फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। और जो जमातें अब वो सेकुलर तो नहीं है मगर वो इस्लामी भी नहीं है।
ना पीटीआई सेकुलर है, ना वो इस्लामी है। इधर उधर की गेम चलती है, इस्लाम को इस्तेमाल किया जाता है, बट दे नॉट इस्लामिक पार्टी। जमात इस्लामी नहीं है, JUI नहीं, वो है, मगर वो अभी पावर में नहीं है। तो बांग्लादेश के साथ जो एक कनेक्शन था ड्यूरिंग खालदा ज़ियाज़ टाइम, वो टूट गया था, जो कि बिटवीन इस्लामिक पार्टी एंड इस्लामिक पार्टी से। तो अब हमारे लिए एक मसला बन गया है कि अब हम कैसे बांग्लादेश के साथ रिलेशंस रिस्टोर करें जिसके साथ उनका भी फ़ायदा हो और हमारा भी फ़ायदा हो और इंडिया का नुकसान हो। इसलिए आपने जब ये बात कही कि जी अभी तो बांग्लादेश ने ये स्ट्रेट अवे 2-3 डिमांड्स क्रिएट कर दी हैं फॉर्मली। आपने 2 का जिक्र किया, एक तीसरा भी डिमांड है। क्या? पहला डिमांड तो ये है कि जी कुछ 4 अरब से ज़्यादा आपने हमारे पुराने जब अलहदगी हुई थी इंडिया से, तो उस वक़्त कुछ हमारे पैसे देने थे आपने, या जब हम अलहदा हुए आपसे तो वो भी कुछ पैसे देने थे, तो वो पैसे नहीं मिले हमें, वो पैसे दिए जाए। अब कैसे ये कैलकुलेट किया, इसकी क्या अहमियत है, ये तो हमें नहीं पता, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि हम ये पैसे दे नहीं सकते, हमारे पास है ही नहीं। हम तो $1-1 बिलियन के लिए भीख मांगते हैं IMF से, हम $4 बिलियन कहाँ देंगे? तो ये इस चीज़ को उठाना है इस वक्त इट्स वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ आप कोई तल्लकात बनाएं तो इस किस्म की डिमांड्स नहीं रखने चाहिए आप, क्योंकि आप आइसोलेटेड है, इंडिया आपके बॉर्डर में बैठा है, आपके सख्त खिलाफ है, आपके सियासी लीडर जिसको आपने निकाला है वो इंडिया के अंदर पनाह लेके बैठी हुई है, और इंडिया सोच रहा है कि आपको कैसे डिस्टेबलाइज किया जाए, और आप के कोई चाइना के साथ कोई ख़ास तल्लकात नहीं है इस रीजन में, तो अगर दूर से कोई हाथ में बटाना चाह रहा है आपका, तो आप इस किस्म की डिमांड स्ट्रेट अवे आप क्यों कर रहे हैं? तो ये सवाल आपका बचा है। ठीक है। मैं ये समझता हूँ ये सिर्फ इनएक्सपीरियंस है और इनसिक्योरिटी है। अच्छा। इनसिक्योरिटी इसलिए बिकॉज बांग्लादेश के अंदर भी एक बहुत सख्त नेशनलिज्म है, वो नेशनलिज्म जिसके बेसिस के ऊपर एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट बना था वहाँ। अच्छा। तो इसलिए ये डिमांड्स उस वक्त की हैं। अच्छा। ये पुराने डिमांड्स हैं। ओके। इनको फिर निकाल लिया गया है ताकि ये जो गवर्नमेंट है इसके ऊपर तनकीद ना हो कि आप आगे पहले आप इंडिया के आगे हमारी एक गवर्नमेंट लेटी हुई थी, अब आप पाकिस्तान के आगे लेटे जा रहे हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने ये डिमांड खड़ी कर दी। अच्छा। दूसरी डिमांड जो उन्होंने बात की है वो आपने बताया कि वो बात है रेफ्यूजीज़ की। जी, वो पाकिस्तानी रेफ्यूजीज जो वहाँ कोई 3.5 लाख के करीब, जिसे हम बिहारी कहते थे, जो बिहार से आए थे, जिन्होंने जब वक्त आया था ऑप्ट करने का कि आप पाकिस्तान में जाना चाहेंगे या बांग्लादेश में रहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान जाना चाहेंगे जी। तो उस वक्त से वो कैंपों में हैं जी। हमने कोई 1-1.5 लाख तो ले ही लिए थे उस वक्त, मगर भुट्टो साहब की गवर्नमेंट का ये फैसला था कि हम और नहीं ले सकते, और यहाँ तक इस मुल्क में ये फैसला हुआ कि ये बिहारी जो है ये बांग्लादेश के सिटीजन्स हैं। अच्छा। हमारे सिटीजन्स नहीं हैं। हालांकि हकीकत ये थी कि उन्होंने उस वक्त जो सूरत हाल थी जिसके अंदर जो कानून जो प्रिवेल कर रहा था वो यही था कि आप फैसला करें आपने बांग्लादेश में रहना है या आपने पाकिस्तान जाना है, तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए कह दिया था, तो दे ऑटोमेटिकली अंडर द टर्म्स उस वक्त की दे बिकेम सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। हमने उनको आने नहीं दिया। हमने यहाँ जो शुरू में जो लोग आए, ये तारीख़ की मैं आपको थोड़ी सी कहानी बताऊं। शुरू में जब ये लोग आए बांग्लादेश से कैंपों से, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर था, एक सिंधी प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ था उस वक्त। तो क्या हुआ, वो पहले पंजाब आए, पंजाब में सेटल करने की कोशिश की, यहाँ से उठ के कराची चले गए, बिकॉज़ कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी थी, वहाँ पहले से भी बंगाली थे, और तो वो उठ के सारे कराची चले गए, माइग्रेट कर गए। जैसे ही माइग्रेशन हुई फ्रॉम बांग्लादेश टू पंजाब और पंजाब टू कराची, तो सिंधी नेशनलिज्म जो थी उसने रोक दिया। उसने कहा ये क्या हो रहा है, ये तो अब बाहर से लोग आ रहे हैं जो सिंधी भी नहीं है, हम उनको पाकिस्तानी नहीं मानते, और वो आ गए हैं और वो आके अब कराची में इतनी बड़ी तादाद में कराची में आ रहे हैं, हमारा सारा डेमोग्राफिक बैलेंस चेंज हो जाएगा, नौकरियां हमारी चली जाएंगी, ये हो जाए। तो एक सिंधी नेशनलिज्म ने उसको अपोज किया। तो उस वक्त की गवर्नमेंट ने रोक दिया। फिर वो जो पंजाब में थे वो तो चले गए, मगर उन्होंने आना आगे से रोक दिया। और यहाँ एक डिबेट हुई इस मुल्क के अंदर कि क्या वो पाकिस्तानी हैं या बंगाली हैं या बांग्लादेशी हैं। तो जो प्रिवेलिंग ओपिनियन यही था कि नहीं जी ये पाकिस्तानी नहीं है, हालांकि कानूनी तौर पे दे वो पाकिस्तानी, हमें ले लेने चाहिए थे, उनको सेटल करना चाहिए था। वो दिन है और आज का दिन है। बांग्लादेश ने उनको नहीं माना एज बंगालीज और बांग्लादेशीज, और वो कैंप्स में रह रहे हैं, और वो कैंपों में रह रहे हैं, और वो बिल्कुल ही आप सोचिए 71 और आज कितने साल हो चुके हैं, 50 से ज़्यादा साल। सो दे आर एक्चुअली, वहाँ भी उनको सिटीजनशिप नहीं मिली और यहाँ भी नहीं। सो एक तो वो है, वो अभी भी बांग्लादेशी कहते हैं ये आपके सिटीजन आप लेके जाएं,
और हम नहीं लेते। अब उन्होंने मुतालबा कर दिया ना, लें वापस। हाँ। और तीसरा इशू ये था कि आप माफ़ी मांगे, आपने जो 1971 में किया था उसकी माफ़ी मांगे। अच्छा, इसके भी एक तारीख है। जनरल मुशर्रफ ने कोशिश की थी कि बांग्लादेश के साथ नॉर्मल रिलेशंस क्रिएट किए जाए, और बांग्लादेश में ये गए भी थे, आ रहे थे कहीं से, रास्ते में रुक गए और फिर आ गए। वहाँ इनके ऊपर डिमांड आई कि अब आप आए हैं तो माफ़ी मांग के जाए। तो जनरल मुशर्रफ एक समझे कि अब मैं कैसे करूँ, जाहिर है वो तो बड़ा मसला था कि माफ़ी मांगनी। माफ़ी मांगने का मतलब ये है कि हमने ये किया जो आप कह रहे हैं हमने किया। हम तो तस्लीम ही नहीं करते कि जो हमारे पे इल्ज़ाम है कि वहाँ किस किस्म की जो कुछ हुआ वो हम तो तस्लीम नहीं करते। हम तो ये कहते हैं हमारी तो इंडिया के साथ जंग हुई, हमने तो और की, और इंडिया ने साजिश की, और इंडिया ने, मगर जो वहाँ बंगालियों के साथ जो हुआ, जो उनका बयानिया है वो तो हम तस्लीम ही नहीं करते, और वो बड़ा ख़तरनाक बयानिया है, बहुत बड़ी एक ज़र्ब है हमारे ऊपर, हमारी फोर्सेस के ऊपर और हमारी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। तो कैसे माफ़ी मांगे? माफ़ी मांगना तो ये है कि हम मानते हैं कि हमसे ये हुआ, तो वो मामला भी फंसा हुआ है, गले में अटका हुआ है। जनरल मुशर्रफ ने वहाँ गोल गोल सी बात की, जो हो गया उसमें कुछ एक्सेसेस हुए होंगे तो वी आर सॉरी फॉर दैट, मगर लेट्स बायगॉन्स बी बायगॉन्स, आगे बढ़ते हैं ये। अच्छा, तो वो माफ़ी उन्होंने कहा नहीं, ये कोई माफ़ी नहीं। माफ़ी हुआ कि आप कहें कि ये हुआ था और हम, तो वो तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं। तो तीनों डिमांड्स जो हैं उनको यहाँ लाना रहे, जो बिहारी है वहाँ, वो भी हम नहीं मान सकते। हमारे लिए बहुत मसला है हमारे लिए। अच्छा। $4 बिलियन क्या, आप वो अगर उनको $40 मिलियन भी देना पड़ जाए वो भी हमारे लिए मसला है। अच्छा। और उधर से ये जो आखिरी इशू है माफ़ी मांगना, ये भी ये कोई फौजी तो नहीं मान सकता ये, और कोई सियासी बंदा भी। हमारे यहाँ से 1-2 जर्नलिस्ट गए जिन्होंने जाके वहाँ माफ़ी मांगी ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान, मगर वो कहते नहीं आप कौन है। तो इसलिए आई थिंक ये बड़े सीरियस इश्यूज हैं, ये रिजॉल्व नहीं होने। अच्छा। अगर ये रिजॉल्व नहीं होंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि ये जो आप अभी जो बात चल रही है ना कि बड़ी जल्दी हमारी बातचीत चल पड़ेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो नहीं रिस्क लेंगे, वो आपके साथ ज़्यादा करीब आने की कोशिश नहीं करेंगे। अच्छा। उस हद तक की करेंगे जिस हद तक वो समझते हैं कि इंडिया को दूर रखना है। मगर क्या आपके साथ यारी दोस्ती, आपके साथ लंबी चौड़ी तजारत, मैं नहीं समझता कि वो उस तरफ जाएंगे। और जब तक वहाँ एक मुंतखब हुकूमत नहीं आ जाती तो उस वक्त तक कोई इस किस्म के फैसले नहीं करेगी ये हुकूमत जो है। अच्छा, लेकिन एक बड़ी हैरान कुन बात है कि जो दफ्तर ख़ारिजा की ब्रीफिंग थी उसमें इस तरह की किसी बात का कोई तस्करा नहीं है, और वो ये कहते हैं कि मनगढ़ंत रिपोर्ट्स हैं जिनको हम मुस्तरद करते हैं जो ताल्लुकात की बेहतरी को नुकसान पहुँचाएँ, और ये कोशिशें नाकाम होंगी। क्या एग्जैजरेट किया जा सकता है इस तरह के मुतालिबात को? देखिए, बांग्लादेश से तो खबरें आ रही हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये बातें की हैं, तो उनके ऊपर भी प्रेशर है, वो बात तो करेंगे। अब ये कैसे इसको साइड स्टेप करेंगे या क्या आगे करेंगे, इट्स गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट डिप्लोमेसी। अच्छा। अब क्या वो सिर्फ अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए उन्होंने ये बात की है, हाँ। और इसको फिर साइड पे रख के और कुछ और बातें फिर आगे चलाएंगे, मगर पाकिस्तान कर क्या सकता है बांग्लादेश के लिए? इंडिया को जो खौफ है ना कि पाकिस्तान बांग्लादेश बड़े करीब हो जाएंगे और पाकिस्तान की ISI आ जाएगी यहाँ। अच्छा। और यहाँ से आके एक्सपोर्ट करेगी इंडिया के खिलाफ जिहाद या इस किस्म की चीज़। मेरा ख्याल है वो बिल्कुल होने नहीं जा रहा, बिकॉज बांग्लादेश इज़ टू इनसिक्योर, इंडिया इज़ अ वेरी पावरफुल नेबर, इंडिया बहुत कुछ कर सकता है, तो इसलिए मेरा ख्याल है ये तो बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है। मगर ट्रेनिंग, मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स, थोड़ी सी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए हमारी, अच्छा। उनकी कोई एक्सपोर्ट्स हमारे यहाँ बढ़ जाएं। इस वक्त हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो ऊपर नीचे जाती रही हैं। 2011 में हाईएस्ट पॉइंट था कोई $1 अरब के करीब, मगर उसके बाद फिर गिरती अब कोई 800 के करीब मिलियन डॉलर्स के करीब हमारी एक्सपोर्ट है। उनकी जो है वो तो 60-70 से ऊपर चली गई हमारी 600-800। और बाय द वे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो उनकी जो एक्सपोर्ट है वो भी वही चीज़ें हैं जो पार्टीशन के वक्त जूट और इस किस्म की चीज़ें, वही चीज़ें अभी भी आ रही हैं और ज़्यादा वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। उनके जो एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट्स हैं वो है वैल्यू एडेड कॉटन गुड्स। कॉटन आपसे वो ख़रीदते हैं, सबसे बड़ी इंपोर्ट आपसे वो रियान की है और वोवन कॉटन की है, जिसके ऊपर वो वैल्यू ऐड करते हैं, गारमेंट्स बनाते हैं। तो वो तो उसके ऊपर तो शायद और भी अहमियत मिले आपको, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं टू बांग्लादेश। मगर वो ये भी कहेंगे, हाँ। जो आजकल हर बंदा कहता है वो साढ़े को लुकी लेंदे हो, हाँ, बराबरी की सतह पे आए ना। हाँ। तो अब हो सकता है कि पाकिस्तान उनके जो गारमेंट्स हैं, हाँ। उसके ऊपर जो उन्होंने यहाँ टैरिफ्स लगाए हुए हैं, हाँ। हो सकता है कि उनको वो
लो कर दें ताकि उनकी तरफ से भी एक्सपोर्ट्स यहाँ बढ़े। तो तजारत का बढ़ना का इम्कान है, मगर क्या कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट कोई लॉन्ग टर्म ऐसी, मेरा ख्याल है अभी शॉर्ट टर्म में तो कोई तवक्को नहीं है। मगर ये है कि इंडिया ने बड़े शोर वहाँ शोर पड़ गया, और वहाँ शोर इसीलिए पड़ गया बिकॉज वहाँ की जो मीडिया है और वो कहते हैं कि इंडिया ने बड़ी हमाकत की है, आपने बांग्लादेश के साथ इतना कुछ किया मगर अपने लिए कोई सिक्योरिटी गारंटीज़ नहीं ली, और अब वो आपको छोड़ के पाकिस्तान के पास जा रहे हैं, तो इसके साथ हमें क्या होगा। और उनको सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये मिल के साउथ एशिया के अंदर वो बाकी जो छोटे ममालिक हैं उनके साथ मिल जाएं और इंडिया के साथ एक महाज बन जाए। इंडिया ऑलरेडी साउथ एशिया के अंदर अनपॉपुलर होता जा रहा है, नेपाल के अंदर अनपॉपुलर है, श्रीलंका में अनपॉपुलर है, अब बांग्लादेश में अनपॉपुलर है, ठीक, नेबर चाइना के साथ अनपॉपुलर है, पाकिस्तान के साथ अनपॉपुलर है। तो इंडिया की जो सारी जो स्ट्रैटेजी रही है इस एरिया को डोमिनेट करने की, बिकॉज एक चीज़ रियल पॉलिटिक्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक चीज़ नुमाया है, वो क्या है, तो ये है कि अगर आप अपनी रीजन के अंदर एक हेजमन बन जाते हैं, एक बड़े भाई बन जाते हैं, तो फिर तो आपकी हैसियत है। अगर आप ग्लोबल लेवल पे भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मगर अगर अपनी रीजन में ही आपको कोई नहीं मानता, इसके बावजूद कि आप सबसे बड़े, आपकी इकोनॉमी सबसे बड़ी है, आपकी मिलिट्री सबसे बड़ी है, सब कुछ है, मगर आपके जो नेबर्स हैं छोटे छोटे वही नहीं आपको मानते, तो आप हेजमन कहाँ बनेंगे, आप ग्रेट पावर कैसे बनेंगे। तो इंडिया का जो शौक है ना अपने आप को ग्रेट पावर, वो ग्रेट पावर उस वक्त तक नहीं पूरा हो सकता जब तक अपनी रीजन के अंदर आपकी हेजमनी जो है वो इस्टेब्लिश नहीं होती। और दिन ब दिन इंडिया की हेजमनी रीजन के अंदर गिरती जा रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ इंडिया इज़ वेरी वरीड अबाउट दिस। अच्छा। हाँ, और ये जो पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश एक्सेस बनने जा रहा है, हाँ, ये इंडिया को तो डैमेज नहीं करेगा मगर इंडिया को बढ़ने नहीं देगा। इंडिया की जो बाकी है ना, बाकी छोटे लोगों के ऊपर, वो उसको, ये छोटे लोग जो हैं, छोटे नेशंस जो हैं, दे विल प्ले ऑफ, वो कभी पाकिस्तान के साथ कुछ कर लेंगे, कभी उधर कर लेंगे, तो इंडिया को वो अब दूर रखेंगे। तो इंडिया उनको डोमिनेट नहीं कर सकेगा उस तरीके से जैसे वो पहले करता था। ठीक, अच्छा। तो इसके अंदर इस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हैं और उनका आपने अच्छी तरह से अदा कर दिया, वो एक्सप्लेन भी कर दिया। जो मैं अंडरस्टैंड कर पाई हूँ वो ये कि ये मुतालबात ज़्यादातर लगते हैं डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, मकामी पॉलिटिक्स के। दूसरा ये कि पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा इनको एड्रेस करना, इन मुतालबात को। आपने कहा परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए भी ये नहीं पॉसिबल था, उसके बाद हिना रब्बानी खैर जब 2012 में गई तब भी ऐसा ही मुतालबा किया गया और आगे बात नहीं बढ़ी। तो डू यू थिंक कि इसहाक डार साहब का दौरा पोस्टपोन हो सकता है या कोई दरमियानी रास्ता? पोस्टपोन होगा, क्योंकि ये जब तय हो जाते हैं दौरे तो फिर पूरे करने पड़ते हैं। ये ऐसे नहीं है कि इनको पता नहीं है कि ये वो बात करेंगे। अच्छा, इनको शायद ये अगर ये समझते हैं कि ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए बात करेंगे मगर ये रुकावट नहीं बनेगी इन फर्दर नॉर्मलाइजेशन, तो मेरा ख्याल है इसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम रेस तक बात तो करेंगे, आपने जो जवाब देना दे दे और आहिस्ता आहिस्ता रिलेशनशिप को बढ़ाते हैं, मगर हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा ख्याल है वो पैसे वाली बात तो वो करेंगे मगर हमारे पास गुंजाइश नहीं है पैसे देने की। वो माफ़ी की भी बात करेंगे, ये गोल वोल सी बात करके निकलने की कोशिश करेंगे जैसे पहले। वो जो रेफ्यूजीज़ का मामला है ना, उसके ऊपर सीरियस बात हो सकती है। क्योंकि देखिए बांग्लादेश भी तो चाहेगा ना कि कोई तो कंसेशन दो ना, मगर मेरा ख्याल है ये इस गवर्नमेंट को कंसेशन नहीं देंगे। अगर कहीं कंसेशन देनी पड़ी कि जी चलें रिपैट्रिएशन शुरू करते हैं, सिंबॉलिक ही हो जाए, आप 10,000 भेज दें, हम प्लानिंग करते हैं उनके लिए यहाँ कुछ बनाने की। क्या, हमारे तो ऑलरेडी पॉपुलेशन प्रेशर है, हमारे ऑलरेडी जॉब्स नहीं है, बहुत मसले हैं। मगर एक दफ़ा अगर वो यहाँ आ जाएं तो यहाँ से एक्सपोर्ट होना उनके लिए टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आसान है कंपेयर टू गोइंग फ्रॉम बांग्लादेश। तो मतलब है कि वहाँ कुछ थोड़ी बहुत पेशकदमी हो सकती है। अगली हुकूमत आए, वो पाकिस्तान के साथ कोई मुआहदे करे, अच्छे तल्लुकात रहें, तो फिर देखा जा सकता है कि थोड़े बहुत ये कोई ऐसे गुडविल जेस्चर कि भाई चले ठीक है 8-10 हज़ार बंदे हम ले लेते हैं एज अ गुडविल जेस्चर, मगर पैसे तो है ही नहीं हमारे पास देने के लिए। और हम पता क्या कहेंगे, हम कहेंगे तजारत कर लो और उसमें कंसेशंस आपको एडजस्ट कर, और आप मेहरबानी करके जो अपना गुड्स बेचते हैं उसमें से टैरिफ हम गिरा देते हैं, तो आपको उससे फ़ायदा हो जाएगा। इस किस्म की बातें हो सकती हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, मगर ये नहीं हो सकता कि पैसे साढ़े को ही नहीं दिए। हाँ, $4.52 बिलियन देना, कहाँ 2.5 नहीं दे सकते तो 4.5 की देना कैसे देंगे? तो कहाँ है मुमकिन ताल्लुकात में बर्फ़ का पिघलना? वो आपने जाना से रेफ्यूजीज़ लेने पर बात हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान से रेफ्यूजीज़ जहाँ जा रहे हैं वहाँ इसहाक डार साहब भी जा रहे हैं, और वो कहाँ जा रहे हैं, क्या बात हो सकती है, उस बारे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू द शो। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के रीपोजिशन करने, रिव्यू करने की ताल्लुकात को और इस सिलसिले में इसहाक डार साहब का कल का विज़िट बताया जा रहा है कि काबुल जा रहे हैं वो, और वो भी तब जब पाकिस्तान के जो नुमाइंदा खुसूसी हैं बराए अफ़गानिस्तान मोहम्मद सादिक साहब वो विज़िट करके आए, 2 बार जा चुके हैं। एक विज़िट पर तो मैंने आपके कमेंट्स लिए थे और अब दूसरा हाल ही में विज़िट करके आए, जिसके बाद उन्होंने अपनी ट्वीट में बताया कि उन्होंने वहाँ पर क्या बातचीत की है और किस नौयत की वर्चुअल मीटिंग्स भी की हैं। मीनवाइल वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार साहब का वहाँ जाना, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, क्या समझते हैं आप कि वहाँ जो मामलात उलझे हैं अब वो सुलझाव की तरफ जाएंगे, कीपिंग इन माइंड द रिपोर्ट्स जो छपी हैं अमरीकी जराइद? देखिए, हालात इतने ख़राब हैं कि बेहतरी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा ख़राब नहीं हो सकते। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि कोई उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। कैसे? सबसे पहले तो ये है कि इस दफ़ा पहली दफ़ा हमने ये सुना है ऑफिशियली कि पाकिस्तान चाइना के साथ मिल के को बातचीत करना चाहता है और चाइना का रोल के बारे में बात हो रही है कि चाइना अफ़गानिस्तान के अंदर क्या रोल प्ले कर सकता है टू हेल्प अफ़गान पाकिस्तान रिलेशंस। ये पहली दफ़ा ये तस्लीम किया जा रहा है। ये मैंने पहले नहीं सुना था। हम इस पर स्पेकुलेट करते रहे, मगर ये पहली दफ़ा है कि ऑफिशियली चाइना के लोगों ने ये तस्लीम किया है कि वी वांट टू सिट विद द पाकिस्तानीज एंड प्ले सम मीडिएटरी रोल। एक ये मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। अच्छा, क्योंकि चाइना का भी अब इम्पोर्टेंट रोल अफगानिस्तान में बनने जा रहा है। ठीक, तो इसलिए तो तालिबान भी बड़े इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में। 2, रशिया ने अभी अनाउंस किया है कि उन्होंने तालिबान को टेररिस्ट लिस्ट जो कि जिस पे उनको डाला था तालिबान रेजिम को, उनको हटा दिया उनकी सुप्रीम कोर्ट ने। और वो तरीका है ना, खुद नहीं किया ना, गवर्नमेंट के बजाय अपनी कोर्ट से जस्टिस सिस्टम। दिस इज टिपिकल ना, क्योंकि वहाँ भी पब्लिक ओपिनियन है ना, ये है वो। तो अदालतों के जरिए सहारा लिया जाता है जब इस किस्म की चीज़ करनी हो जिससे कंट्रोवर्सी हो। तो उन्होंने अदालत से फैसला करो, मोहर लगवा ली कि जी इनको अब डेजिग्नेट टेररिस्ट से हटाया जाए। इसी के साथ साथ इससे पहले कदम जो चला था, जिसको लोगों को याद नहीं है, याद दिला देता हूँ, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान ने भी अपनी टेररिस्ट लिस्ट से हटा दिया था। तो ये कदम ब कदम बात ऐसे जा रही है कि अफगानिस्तान के जो नेबर्स हैं, चाइना, रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान इमीडिएटली ऑन द बॉर्डर एंड पाकिस्तान, दे आर नाउ ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ कॉमन प्लेटफॉर्म और कुछ रिलैक्सेशन करना चाह रहे हैं ताकि तालिबान को घेराव कर लिया जाए नेगोशिएशंस में। अगर सिर्फ पाकिस्तान बात करता है तो वो बात नहीं मानते। अगर साथ रूस भी बैठा होगा, कजाकिस्तान भी बैठा होगा, चाइना भी बैठा होगा, तो मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान की बात को मुस्तरद करना। तो और इन सब लोगों का यही कोशिश यही है कि तालिबान रेजिम थोड़ी सी रीजनेबल हो जाए, टेररिज्म एक्सपोर्ट करना बंद कर दे। बिकॉज डोंट फॉरगेट, रशिया के खिलाफ भी टेररिज्म के ग्रुप्स बैठे हुए हैं यहाँ, कजाकिस्तान के खिलाफ भी, ताजिकिस्तान के अंदर सारा नॉर्दर्न अलायंस बैठा हुआ है। हाँ, उज़्बेक ताजिक्स बैठे हुए हैं जो एंटी तालिबान है। तो उनका भी इंटरेस्ट है। और अफगानिस्तान का भी इंटरेस्ट होना चाहिए कि उनको भी न्यूट्रलाइज किया जाए। जैसे अफगानिस्तान के अंदर लोग बैठे हुए हमारे खिलाफ, ताजिकिस्तान के अंदर लोग बैठे हुए हैं अफगानिस्तान के खिलाफ, तालिबान के खिलाफ, और इसी तरीके के साथ कजाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है उसके खिलाफ जो गुरिल्ला ग्रुप्स हैं वो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, और ताजिकिस्तान के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनका ताल्लुक उन लोगों के साथ है जो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, इस्लामिक स्टेट खोरासान, जो ताजिकिस्तान से बैठ के और रूस को अटैक कर रही है, मॉस्को के अंदर अटैक किए। तो ये सारा जो नेक्सस है ना, इन्होंने ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी किसी ने ये बनाई है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कि अकेली तो हमारी बात नहीं सुनते, बड़ी नफरत है हमारे खिलाफ, मगर उनके भी अंदरूनी मामलात हैं, उनको भी सपोर्ट की ज़रूरत है। और फिर पहली स्टेज तो ये है कि हम सब मिल के इनके साथ बात करें, हम सब के प्रॉब्लम्स हैं इनके साथ और इनके हमारे साथ सबके प्रॉब्लम्स हैं। ये इनको क्या चाहिए और हम क्या दे सकते हैं, और हमें क्या चाहिए और ये क्या दे सकते हैं। हमें ये चाहिए कि जो लोग हमारे खिलाफ बैठे हुए हैं उनको फारग किया जाए। इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए तजारत, पैसे और रिकग्निशन। तस्लीम करना। जब तस्लीम करेंगे तो इनकी फिर मॉडरेशन भी होगी, फिर इनके साथ आमदोरफ्त भी होगी, तजारती ट्रीटीज़ भी होंगी, इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्डर जो है रूल्स बेस्ड ऑर्डर, उसके साथ फिर एग्रीमेंट्स भी होंगी और सब कुछ चलेगा। अभी तक बिकॉज इन्होंने ज़िद की हुई है ऑन द रोल ऑफ वेमेन, और यूनाइटेड नेशंस के अंदर बेशतर मुल्क जो है वो दे आर टेकिंग इशू विद द तालिबान कि आप ये क्या कर रहे हैं, और हम भी नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम कहते हैं जब तक आप ये टेररिज्म एक्सपोर्ट करेंगे हम कैसे आपको तस्लीम कर लें। तो ये अब लेन देन की बात शुरू होगी। मैं समझता हूँ ये पहली दफ़ा एक सीरियस अटैम्प्ट होगी। दिस इज़ वाई
अब ये सारी ग्राउंड पहले तैयार की है, उनको थोड़ा नरम किया है, और अब बिकॉज ऑफ दैट आपने देखा कि एक स्टेज ये भी आई कि उन्होंने एक प्रिजनर था अमेरिकन, उसको भी रिलीज़ किया। तो अमेरिका भी आ गया है, सब इनको समझाने आ गए हैं कि देखो यार नॉर्मलाइज करो, ये बंद करो, ये लेवरेजिंग तुम भी कर रहे हो और तुम्हारे खिलाफ भी हो रही है। लेट्स फाइंड स्लो स्टेप्स टू क्रिएट कॉन्फिडेंस। हम आपको चाहते हैं कि आप रहें, मगर हम आपको रिकग्नाइज नहीं कर सकते जब तक आप मिसबिहेव करेंगे। तो इसलिए आप, और वो आगे से कहते हैं कि हम ट्रस्ट नहीं करते आपको। तो ये मेरा ख्याल है इट्स अ गुड स्टेप कि प्लेटफॉर्म बड़ा किया जाए, नेबर्स को उस पर लाया जाए, नेबरिंग प्रेशर दिया जाए, और टिट फॉर टैट जो एक्सपल्शंस हो रही है या जो चीज़ चल रही है उसकी तरफ बातचीत की जाए और स्टेप बाय स्टेप चला जाए। और आई थिंक ये जो चाइना के बीच में आना, रूस का करना और ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान का करना, आई थिंक दिस आर गुड स्टेप्स। और तालिबान ने इन रिटर्न जो अमेरिकन जो फंसा हुआ था वहाँ उसको दिया, आई थिंक दिस आर ऑल गुड स्टेप्स। स्लोली यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। प्रॉब्लम हमारे लिए हो रहा है कि वो राइट डायरेक्शन इतनी स्लो चल रहा है कि इतना मीनवाइल हम सफ़र कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा सफ़र हम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ BLA। और ये दो जो वहाँ बैठे हुए हैं हमें बड़ा तंग कर रहे हैं, मगर अब ये चाइना को भी तंग कर रहे हैं ना जी, ज़ाहिर अटैक उनकी चाइना को अटैक कर रहे हैं, हाँ चाइनीज एसेट्स को यहाँ अटैक कर रहे हैं। तो चाइना का भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट बन गया अब। और अब पहले तो वो मदाखलत नहीं करते कभी नहीं, अब उनको क्यों, वो खुद हर्ट हो रहे हैं, उनको खुद उनके ऊपर अटैक, अब उनका भी इंटरेस्ट बन गया कि ये रोका जाए। तो मेरा ख्याल है अब चाइनीज़ भी बड़े प्यार के साथ उनको समझाएंगे। सो आई थिंक इट्स मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। मगर ये ना आप समझें कि कल हम रिकग्नाइज कर लेंगे या कल ये सारी टेररिज्म बंद हो जाएगी। उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हैं जिसके साथ वो खुद डरते हैं TTP से और इस्लामिक स्टेट से। ये ना हो कि ये दो इकट्ठे हो जाए और तालिबान की गवर्नमेंट को ही अटैक कर दें। तो इसलिए आई थिंक इट विल टेक टाइम और बड़े तरीके के साथ इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें वो जो बात कर रहे हैं मोहम्मद सादिक साहब, वो कह रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को हम एक्टिवेट करेंगे जिसमें पाक चाइना ट्राईलैटरल होगा, नेबर्स रशिया ये आपने जो बताया, और पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान ट्राईलैटरल, वही बात जो आपने की, और पाकिस्तान ईरान ट्राईलैटरल भी। लेकिन वो साथ ही बताया उन्होंने कि उन्होंने जो चाइनीज़ नुमाइंदा खुसूसी हैं उनके साथ वर्चुअल मीटिंग भी की है और वहाँ वो रिवाइव करने जा रहे हैं ट्राईलैटरल प्रोसेस को अफगानिस्तान के साथ, जो बाद में अफगान हुकूमत के साथ शेयर होगा। मेरा सवाल यहाँ ये है कि यहाँ KP हुकूमत एक अरसे से अफगानिस्तान जाने की बात कर रही थी, मुज़ाकरात की बात कर रही थी, लेकिन अब जा रहे हैं तो इसहाक डार साहब जा रहे हैं। क्या KP गवर्नमेंट की नुमाइंदगी भी उसमें होगी? मुझे नहीं पता होगी कि नहीं होगी, मगर मैं समझता हूँ हर्ज कोई नहीं है। तो उसकी वजह दो, एक तो ये कि ये फेडरल इशू है, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आमतौर पे इन्वॉल्व नहीं होती, ना ही होनी चाहिए। अच्छा। मगर ये जो मामला है ये फोकस्ड है और सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो KP के अंदर हुआ है। तो अगर KP की हुकूमत साथ, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव साथ चल जाए तो ये एक तो ये कि उनको फिर अलहदा जाने की ज़रूरत नहीं है, वो होना भी नहीं चाहिए। वो अलहदगी कोई ऐसी नहीं है कि जी KP की गवर्नमेंट जाए और जाके बात करे अफगानिस्तान, ये नहीं हो सकता। फेडरल गवर्नमेंट की जाएगी, फॉरेन ऑफिस जाएगा, मगर उसके अंदर अगर इनका कोई नुमाइंदा बैठता है KP का तो मेरा ख्याल है ले जाना चाहिए उनको, ताकि दे रिमेन इन द लूप। और इनफैक्ट मैं तो ये चाहूँगा कि वो लूप में रहें, उनको कहें कि आपने जाना है हमारे साथ, ताकि जो भी मुआहदे हों इनके सामने हों, इनको पता हो उनकी सेंसिटिविटी क्या है, और फिर यहाँ आके बागी ना हो जाए कि नहीं हम नहीं करते, क्योंकि ये KP वाले कर देते हैं ना, वो खान साहब कुछ कह देते हैं तो ये कभी इधर भाग जाते हैं कभी उधर चले जाते। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव वन अप्रोच टू दिस होल इश्यू। उसके अंदर KP को साथ ले जाना इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरे से पूछें तो मैं तो यही कहूँगा कि गड्ढापुर साहब को कहें कि साथ एक रिप्रेजेंटेटिव दे दें, उसको भी हम साथ ले जाते हैं, ताकि कोई चीज़ छुपी ना रहे। वहाँ जाके जो बात हो वो KP के तक पहुँचे कि हम ये बात कर रहे हैं, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। ठीक, अच्छा, जैसे अफगान मुहाजिरीन की वापसी पे इख्तलाफ था विफाक और सूबे के दरमियान, वो भी तो इश्यूज रिजॉल्व होने हाँ, यही तो बात है ना। अब ये इश्यूज जो हैं अफगानिस्तान वाले, इसके ऊपर इत्तेफाक नहीं है, और मैं समझता हूँ इत्तेफाक हो सकता है, मगर ये सियासी वजह से नहीं हो रहा। वही वजह है कि जी IMF पैसे ना दे, वही वजह है कि काट दो इनको, ब्लैकलिस्ट कर दो पाकिस्तान को, बिकॉज वो इतनी गुस्सा है PTI के अंदर कि वो फिर नेशनल इंटरेस्ट को कभी कभी नहीं देखती, जो वो अपना ज़ाती इंटरेस्ट या इमरान खान का जो केस है उसके ऊपर लड़ती है। तो ये इनको समझाना पड़ेगा कि ये, या फिर बंदा ऐसा लेके जाए वहाँ से जो कि ऐसी इश्यूज नहीं रेज करेगा वहाँ। ठीक है, मगर एटलीस्ट पार्ट ऑफ द डेलीगेशन तो हो गए। हाँ, लेकिन सिंबॉलिकली अगर इसको देखा जाए तो अगर ढाका के विजिट पे जा रहे हैं तो इसहाक डार साहब जा रहे हैं, काबुल भी जा रहे हैं तो इसहाक डार साहब जा रहे हैं, बुनियादी तौर पर तो एक मईशत दान समझे जाते हैं ना, उनकी एक्सपर्टीज फॉरेन पॉलिसी पे। डजंट मैटर यार, आजकल की एक्सपर्टीज नहीं ज़्यादा ज़रूरत होती। अच्छा, सियासतदान से बेहतर डिप्लोमेसी और कोई नहीं कर सकता। ये ब्यूरोक्रेट्स डिप्लोमेसी करते हैं ना,
कोई डिप्लोमेसी नहीं होती। असली डिप्लोमेसी सियासतदान करते हैं, लेकिन बिकॉज दे नो हाउ टू बी फ्लेक्सिबल, दे नो हाउ टू लाई, दे नो, इनका काम ही है। तो इसलिए आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि और अब थोड़ा बहुत तो हो गए हैं ना, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं ना, तो थोड़ी बहुत तो इनको समझ आ गई है क्या बातें करनी है क्या नहीं करनी। और वैसे भी बड़े परसुएसिव आदमी हैं, बड़ी अच्छी आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग ही इज लीडिंग दिस डेलीगेशन। और ये भी तो उनको पता लगे ना कि किस हाई लेवल के लोग आ रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेट नहीं भेज दिया हमने। ओके, लेकिन उससे पहले तो सादिक साहब ने ही जमीन हमवार की है। मतलब है कि जमीन ग्राउंड लेवल का। हाँ, बट इससे पहले खारिजा पॉलिसी पर आपको पता है पाकिस्तान में हावी कौन होता था। अगर एक सिविलियन डेलीगेशन जा रहा है तो ये तो बेहतरी के आसार हैं दोनों ममालिक के साथ। अगर मगर मिलिट्री जो आपके सिविलियन जा रहे हैं ना, तो ये वही बात करेंगे जो मिलिट्री ने इनको कहा होगा आप बात करें। ना इधर होंगे ना उधर होंगे। ना सादिक साथ इधर हो सकते थे, ना उधर हो सकते थे, ना सागदार इधर हो सकते ना उधर हो सकते। पूरी ब्रीफ लेके पॉइंट वाइज वही ब्रीफ वहाँ पर, उसके इधर उधर नहीं होंगे। अच्छा, और इन दौरों का अगर आलमी तनाजुर देखें और खित्ते में चाइना का बढ़ता हुआ किरदार देखें, अभी अभी चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के जो विजिट्स थे, क्या समझते हैं आप चाइना के किरदार के तनाजुर में इन दौरों को? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है ये कि साउथ एशिया, चाइना बनने जा रहा है ग्रेट पावर, बन गया 2017 के बाद। असेसमेंट ये है कि चाइना इज़ नाउ अ ग्रेट पावर। ठीक, अमेरिका इज़ अ ग्रेट पावर, चाइना इज़ अ ग्रेट पावर, रशिया इज़ अ ग्रेट पावर। तो चाइना नाउ पहुंच गया ग्रेट पावर लीग में। सवाल ये था कि क्या इंडिया इज़ अ ग्रेट पावर या ना। अच्छा, मैंने अभी आपसे एक बात कही थी, मैं फिर दोहराता हूँ, ये चाइना और इंडिया के तल्लुकात के बारे में, ये उस पर रोशनी डालेंगे जी। चाइना असली ग्रेट पावर नहीं बन सकता जब तक अपने रीजन में ग्रेट पावर नहीं बनेगा जी। ये बात आपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन की। इंडिया ग्रेट पावर नहीं बन सकता जब तक अपने रीजन में नहीं बनेगा, हमसाये को। मगर प्रॉब्लम ये है कि अब साउथ एशिया में तो इंडिया बन नहीं सका जी। तो ग्रेटर साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में तो बन ही नहीं सकता। अब चाइना जो है वो सारी जगह पे तो हावी, मगर इंडिया के ऊपर वो नहीं है। तो अब चाइना इंडिया का भी एक बना हुआ है, इंडिया का चाइना प्रॉब्लम, चाइना का इंडिया प्रॉब्लम। मगर चाइना ने किया क्या कि इंडिया को आइसोलेट करके वो सारी जगह पे पहुंच गया। उधर से घूम के आया, बांग्लादेश में पहुंच गया, श्रीलंका में पहुंच गया, ग्वादर में पाकिस्तान में पहुंच गया, ईरान में पहुंच गया, और उधर अफगानिस्तान में पहुंच गया। अब ईरान, तो ये सारी रीजन जो है, और नेपाल वगैरह में तो पहले से ही उनके बहुत इन्फ्लुएंस। तो चाइना तो बन गया ग्रेट पावर, मगर इंडिया को ये जो फिक्र है ना कि चाइना असली ग्रेट पावर नहीं बनेगा जब तक इंडिया को धमकी दे के नीचे नहीं रखेगा। मगर चाइना अभी उधर फोकस नहीं कर रहा। चाइना इज फोकसिंग नाउ ऑन अमेरिका। ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने आगे गन डाल दिया ना, तो चाइना का सारा इम्पैक्ट जो है चाइना अब उसकी तरफ देखना पड़ेगा। पहले वो सिर्फ देखता था ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी, जहाँ जापान, ऑस्ट्रेलिया और ये लोग और सी लेन्स। अच्छा, अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ओपन अटैक कर दिया वाया ट्रेड, तो अब चाइना हैज़ टू बिकम मोर अग्रेसिव। तो वो मोर अग्रेसिव जो है वो, उसमें पाकिस्तान का क्या रोल होगा। तो वो मैं ये समझता हूँ कि वो यहाँ के जो अलायंसेस हैं उनको और तकड़ा करेगा, और यहाँ और तजारत के ज़रिए और यहाँ डिपेंडेंसीज क्रिएट करेगा चाइना के ऊपर। तो आप तवक्को ये कर सकते हैं कि जो चाइना के एक्सपोर्ट्स अमेरिका रोक दिए जाएंगे, वो कोशिश करेगा कि यही एक्सपोर्ट्स जो हैं बाकी दुनिया के जो ममालिक हैं, अफ्रीका है, साउथ एशिया है, यहाँ और बढ़ के जाएँ, ताकि उनका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, विद ग्लोबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, वो ज़्यादा नुकसान ना हो। नहीं तो अगर ये कर सके तो चाइना का भी बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है इससे, ये जो ट्रेड वॉर शुरू हो गई है। अब इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि ना, मैं तो चाइना के साथ भी अगले 30 डेज़ या 90 डेज़ में कोई ना कोई डील कर लूँगा, और कोशिश दोनों की होगी कोई डील हो जाए, मगर अभी तक तो नहीं हुई। आगे क्या होगा, मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ार कर रहा है, कभी धमकियाँ चलाए। 90 दिन तो उसने ले ही लिए, और अभी वो चाह रहा है कि बाकी लोग जो हैं, छोटे छोटे, कंबोडिया आ गया है, वियतनाम आ जाए, मलेशिया आ जाए, पाकिस्तान आ जाए, फिलीपीन आ जाए, ये सारे आ जाएं, इनके साथ डीलें हो जाएं, ताकि चाइना का जो स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसको कमज़ोर किया, उनके साथ डीलें करके, ताकि चाइना जाके उनको ना कहे तुझे नहीं करना। क्योंकि अब चाइना ने फोकस कर दिया ना इनके ऊपर, वहाँ पहुँचना शुरू हो गया, वो इनको तकड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उधर से वो डील करने के लिए वो अपना सोच रहे हैं। इस किस्म की सियासत। और पाकिस्तान के ज़रिए क्या चाइना काबुल को और ढाका को CPEC के साथ अलाइन कर सकता है कि चाइनीज़ प्रोजेक्ट के साथ जुड़ जाएं ये कंट्रीज़? ढाका तो शायद नहीं कर सकता,
बिकॉज जो रूट है वो वाया पाकिस्तान है या सेंट्रल एशिया है, इट्स नॉट वाया ढाका। सो ढाका तो नहीं है, मगर ढाका के साथ पानी के ऊपर और बहुत सी चीज़ों के ऊपर बड़ी अग्रीमेंट्स हो सकती है चाइना के थी। सो आई थिंक ढाका इज गोइंग टू बी अ माइनर प्लेयर, बट इन चाइना's sphere of things it will be part of the Chinese पिकिंग गेम प्लान। हाँ, गेम प्लान, सारा गेम प्लान ये है। सुपर और इंडिया को तकलीफ इसी बात की है, तकलीफ उनको इतनी तकलीफ नहीं है पाकिस्तान से, उनको तकलीफ है चाइना आ रहा है बांग्लादेश और वाया पाकिस्तान भी बहुत सी एफर्ट्स जो की जा रही हैं, इंडिया उन पर नज़र रखे फिलहाल चारा कोई और नहीं है बस स्किल बिलाने के अलावा। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। अब कुछ सवाल शामिल कर लिए जाएं व्यूवर्स के। इस्लामाबाद से शाहिद रशीद साहब क्या जानना चाहते हैं? शरीफ साहब, मेरा आपसे जो सवाल है बज़ाहिर तो बड़ा कॉमन सा आम सा सवाल है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि आज तक इस पे कभी बात नहीं हुई, मीडिया ने कभी इस पे बात नहीं की, इवन के सियासतदानों ने भी कभी इसका कोई तज़किरा नहीं किया। सवाल मेरा ये है कि सन 2012 से पाकिस्तान में धरनों की एक सीरीज़ चली और बिलखुसूस एक बहुत तवील धरना 126 दिन का धरना हुआ, जिसमें लोग रहते भी थे, खाना पीना भी होता था, और हम बहुत कम भी लगाएं तो कम बेश 10,000 लोग जो हैं 126 दिन तक उन्होंने धरना दिया। ये जो धरना 126 दिन का हुआ, इसमें लोगों को खाना पीना ये सब कहाँ से आया? और फिर बिलखुसूस ये जो लोग थे कोई बहुत बड़े रिच किस्म के कोई लोग नहीं थे, इनके घरों का सिस्टम भी चल रहा था कहीं ना कहीं, तो ये सब कहाँ से आया, कैसे हुआ? मतलब फाइनेंशियली किसने स्पॉन्सर किया, क्या हुआ, इसका ऑडिट, इस पे कोई चीज़ ना कोई सियासतदान इस पे को बात करता है, ना मीडिया बात करता है। मीडिया दीगर बहुत छोटी छोटी चीज़ों को तो ज़रूर ज़ेर बहस लाता है, लेकिन मेरा ख्याल है इतना बड़ा मामला है, मैं ये समझता हूँ कि अरबों रुपया इस पे खर्च हुआ, लेकिन इस पे कभी कोई बात नहीं होती। आपने भी कभी इस पे कोई तज़किरा नहीं किया। मेरी गुजारिश है कि अगर मुमकिन हो सके तो इस पे थोड़ी सी बात करें और हमें समझाएं कि ये इसके सब अखराजात कहाँ से आए, कौन स्पॉन्सर कर रहा था, और इस पे बात क्यों नहीं होती बिलखुसूस। क्या पर जलते हैं अभी भी लोगों के, वो लोग नहीं रहे फिर भी पर जलते हैं, या कोई और सिलसिला ऐसा है? इसके लिए थोड़ी सी ज़रा रोशनी डालें। देखिए, उस वक्त तो बातें चलती थी कि कौन फंडिंग कर रहा है और कहाँ से पैसे आ रहे हैं, तो ये तो नहीं है कि बात नहीं हुई, बात उस वक्त हुई, शायद आप भूल गए। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा बिकॉज ज़ाहिर है कि एविडेंस तो नहीं है, फुटस्टेप्स तो नज़र आते हैं मगर एविडेंस तो नहीं है। अब मगर ये हमें मालूम है कि होता कैसे है, ये सिलसिला कैसे होता है। अब देखिए, पीटीआई की जब आपने ये सारी इलेक्शन कमीशन ने उनकी फंडिंग सोर्सेज एग्जामिन की तो मतलब है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स आए हैं पीटीआई को। कुछ आए हैं शौकत खानम के खाते में, कुछ लोगों के इंडिविजुअल खातों में आए, इंक्लूडिंग इमरान खान। तो शौकत खानम के खाते में जो आए वो तो चले गए, वहाँ तो ऑडिटेड है, पर बाकी जो है वो अभी तक पता नहीं चला कहाँ गए। तो और उसमें कुछ बिजनेसमैन हैं जिनके नाम पे आए, कुछ खान साहब के नाम के आए, कुछ उनके पार्टी के लोगों के नाम पे आए, तो कहाँ गए? तो यहीं गए ना। इसी किस्म की चीज़ के लिए वो इस्तेमाल होते हैं, एंड दे रन इनटू टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। मगर इसके अलावा आम तौर पे जब इस्टेब्लिशमेंट आपका साथ दे तो फिर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इंतज़ाम करती है फ़ंड्स के लिए, वो अपनी जेब से नहीं देती। वो फिर उनके लोग होते हैं जो हमेशा एक परमानेंट किस्म के उनके असासे होते हैं, जिनके साथ अच्छे तल्लुकात होते हैं और वो अमीर लोग होते हैं, उनके तल्लुकात होते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और उनसे फिर पैसे लिए जाते हैं, क्योंकि उनके पास जो पैसा होता है वो आमतौर पर ब्लैक मनी होती है। तो वो आसान होता है, ब्लैक से ब्लैक में ही काम हो गया, और तो वो लोग फिर कंट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी इलेक्शन भी उनसे करवाई जाती है कि फ़लाने कैंडिडेट को थोड़े पैसे दे दें, आप दे दें, आप दे दें। तो हमारी एजेंसियों के पास नाम होते हैं लोगों के, जो हमेशा जो एजेंसी कहती है वो देने के लिए तैयार होते हैं। वो उनकी सिक्योरिटी ब्लैंकेट होता है। वो अपनी समझते हैं कि ये इसके साथ हमारी एजेंसी हैं, उनके साथ अच्छे अच्छे तल्लुकात हैं, हम अच्छे रखना चाहते हैं। ये अरबपति लोग हैं, किसी ने 5 करोड़ दे दिया, किसी ने 10 दे दिया। तो अगर पाकिस्तान के अंदर 50 लोग ऐसे हैं तो सारा धरने जो है फंड हो गए, तो व्हाट्स द बिग डील। तो मैं ये समझता हूँ ऐसे लोग हैं, मैं खुद जानता हूँ उनमें से। कुछ लोग तो खुद तस्लीम करते हैं कि जी हम खान साहब के घर के खर्चे देते रहे, वो लंदन में बैठे हुए हैं या मैनचेस्टर में बैठे हुए हैं या इधर में या इधर में दुबई में बैठे हुए हैं। वो तो खुद कहते हैं कि हम देते रहे पैसे और एंड सो ऑन। तो ये हमदर्दियाँ भी हैं। तो रेमिटेंसेस भी आती हैं फंड, पार्टी फंड्स के अंदर, और आउटसाइड पार्टी फंड्स भी बैग्स दे दिए जाते हैं। तो आई थिंक ये खाता है, तो इससे कोई बड़ी छुपी हुई बात तो नहीं है।
ठीक है। हाँ जी, और दसो ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜ਼ਫਰ महमूद अलवी के ਉਹ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। की कहते हैं? ये जो हमारे वज़ीर आला पंजाब है मरियम नवाज शरीफ, ये इतना अंधाधुंध पैसा पंजाब पे लगा रहे हैं, नो डाउट के डेवलपमेंट पे लगा रही हैं, लेकिन ये देखें कोई 800-900 अरब रुपया लग गया है। तो बज़ाहिर तो ऐसा हमें नज़र नहीं आ रहा कि इतना हमें अर्न हो रहा हो, कोई इन्वेस्टमेंट आ रही हो या कोई तेल निकल गया हो या रेकॉर्ड ने काम करना शुरू कर दिया हो। तो ये इतना ह्यूज डेवलपमेंट फंड लग रहा है, तो क्या ये फिर लोन लेके ही लगा रही हैं? फिर वही जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो कहेगी लो जी आप पे तो इतने 100 अरब लोन लग गया है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये विजिबल भी नहीं है। अब ये रेडियां दे रही हैं, आपको पता है कि 1.5 लाख रुपए की एक रेडी पड़ रही है। इसी तरह और हज़ार लोन दरादर दे रहे हैं। आया कि इन्होंने ये चेक किया किसी की कैपेसिटी पे बैक करने के लिए है भी है कि नहीं है। तो ये देखें, अगर इस तरह के जो हमारे हुक्मरानों के चौंचले जब तक बंद नहीं होंगे तो ये पब्लिक के हालात किस तरह सुधरेंगे। अगर किसी बंदे को 1 लाख रुपए की जरूरत है, उसको आप 10 लाख रुपया दे दें और 10 लाख रुपया उसी ने ही वापस करना है ना, किसी और ने तो नहीं करना, ये पब्लिक ने ही वापस करना है इन शेप ऑफ लोन में। तो आप क्यों इस तरह ओवर एक्सपेंड करती जा रही हैं कि जिनका बाद में आपको पे बैक करना मुश्किल हो जाए? कुछ गलत फहमी है आपके जहन में। पहली बात तो ये है, मैं क्लियर कर दूं, पहली बात तो ये है कि वो उन्होंने कोई लोन नहीं लिया पंजाब गवर्नमेंट ने जिसको वो फजूल खर्ची कर रही हैं। ये पंजाब गवर्नमेंट का बजट है, पंजाब गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करती है, फेडरल गवर्नमेंट से उनको अपना टैक्स का, फेडरल रेवेन्यूज़ का हिस्सा मिलता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ी प्रोविंस है, 11 करोड़ के करीब इनकी पॉपुलेशन है, ये आधा पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। तो आपका ख्याल है ये गरीब प्रोविंस है? इनके पास बड़ा पैसा है इस प्रोविंस के पास, और हर साल पैसा बच जाता है, खर्च नहीं होता। यही तो रोना है, वो फेडरल गवर्नमेंट कहती है वापस करो जो आपने खर्च नहीं किया। तो पहली बात तो ये है कि ये कोई कर्जे नहीं ले रहे कि कर्जे लेके और फिर ये कोई वापस देने पड़ जाएंगे तो कैसे देंगे। तो ये तो गलतफहमी दूर करें। दूसरी बात ये है कि ये कोई हैंडआउट्स नहीं दे रहे। ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम क्या है? फेडरल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। खान साहब ने केपी में क्या हेल्थ कार्ड किया था? इसी किस्म के प्रोजेक्ट्स किए थे ना। इसी किस्म के प्रोजेक्ट्स जो हैं मरियम कर रही हैं। मरियम पैसे बांट नहीं रही हैं। मरियम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लैपटॉप देती हैं तो वो किसी काम के लिए ना, स्टूडेंट्स के लिए। अगर वो लोन्स दे रही हैं तो लोन्स के साथ पूरी वो कंडीशंस हैं जिस कंडीशन के ऊपर वो बैंक देते हैं लोन्स, क्योंकि गवर्नमेंट तो नहीं दे रही लोन, वो तो बैंक्स दे रहे हैं लोन्स, और बैंक अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो ऐसी बात तो नहीं है। आपको पता है माइक्रो फाइनेंस क्या चीज़ है? माइक्रो फाइनेंस ये है कि माइक्रो फाइनेंस बैंक्स जो हैं वो गरीबों को लोन्स देते हैं और फिर लोन्स कलेक्ट करते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ लोन्स, क्योंकि वो कारोबार में लगाते हैं, छोटे कारोबारों में, इज़ वेरी हाई। बहुत हाई स्टैंडिंग है हमारी माइक्रो फाइनेंस जो बैंक्स हैं हमारे, एंड सो ऑन। तो मरियम के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो टारगेटेड हैं। मरियम कोई सड़कें नहीं बना रही, वो फेडरल गवर्नमेंट का काम है। मरियम कोई डैम्स नहीं बना रही, वो फेडरल गवर्नमेंट का काम है, जो आप समझते हैं कि प्रोविंस को करना चाहिए। नो, वो ट्रैफिक, अंडरपासेस, ब्रिजेस, जो लोकल इश्यूज़ हैं वो बिल्कुल पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। मगर इसके साथ साथ कल्चरल रिवाइवल भी कर रही है। इसके साथ साथ ख़वातीन के लिए सहूलतें बन रही हैं, स्कॉलरशिप्स बन रही हैं। ये सारी प्रोडक्टिव चीज़ें हैं। हॉस्पिटल्स को चेक करके मेडिसिन फ्री दी जा रही हैं, जो कि उनके बजट के अंदर से पैसे जा रहे हैं। तो बजट में पैसे हैं जो आपने और मैंने टैक्सेस दिए हैं। आपको पता है जो सारा एग्रीकल्चरल टैक्स है पंजाब का, वो सारे का सारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट ले जाती है, वो फेडरल गवर्नमेंट को नहीं जाता। तो सारा एग्रीकल्चर तो पंजाब में है, तो वो भी पैसे जाते हैं इनको। ऊपर से फेडरल गवर्नमेंट जो है अपने रिसोर्सेज जो है उसमें से भी देती है, और प्रोविंशियल भी टैक्सेस अब शुरू हो गए। सो यू नो, पंजाब इज़ अ वेरी रिच प्रोविंस। और अगर मरियम टारगेटेड कर रही है, यही शहबाज शरीफ ने किया था। यही जो भी यहाँ चीफ मिनिस्टर आता है वो इसी किस्म के टारगेट्स करता है। वो कोई बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं करते, बड़े प्रोजेक्ट्स फेडरल गवर्नमेंट करती है और प्राइवेट सेक्टर करता है। तो आई थिंक वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर रही हैं जहाँ टारगेट करके लो रही है, और उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, ट्रेनिंग मिल रही है, स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, पुलिस फोर्स में ख़वातीन की भर्ती हो रही है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन हो रही है, एनक्रोचमेंट्स ठीक हो रही हैं। तो शी इज़ स्पेंडिंग मनी ऑन ऑल द राइट थिंग्स।
तो मैं समझता हूँ एक भी ऐसा उनका जो प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर तनकीद नहीं की जा सकती। मैंने बड़े गौर से ये सारी चीज़ देखी है। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं जो जिसकी तरफ आपका इशारा है कि यार कोई बड़ी चीज़ कोई नहीं हुई, नज़र नहीं आ रहा कि कोई विजनरी कोई प्रोजेक्ट हो। हाँ, ये सही है, कोई ऐसा बयानिया हमें नज़र नहीं आ रहा जो कि बड़ी लगे कि बड़ी विजन है चीफ मिनिस्टर में। मगर प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर में विजन की ज़रूरत नहीं होती। विजन होती है उधर इस्लामाबाद में, वहाँ पॉलिसी बनती है, वहाँ नेशनल बजट बनते हैं, वहाँ नेशनल सिक्योरिटी के पॉलिसीज़ बनती हैं, वहाँ तजारत के पॉलिसीज़ बनती हैं, कॉमर्स की। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अंदर ये नहीं होता। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अंदर एक्चुअली जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत से ये जो इश्यूज़ है ना, ये लोकल गवर्नमेंट के काम आते, ये लोकल गवर्नमेंट को करने चाहिए, मगर यहाँ लोकल गवर्नमेंट ही नहीं है किसी किस्म की। लोकल गवर्नमेंट हो तो ये बहुत सा काम जो इस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर रही है ये लोकल गवर्नमेंट के खाते में आ जाता है। ये उनका काम है ये काम करने। मगर यहाँ हो ये रहा है कि सियासतदान जो है वो प्रोविंस को ही नहीं छोड़ते। वो कहते हैं हम MPA होंगे तो हमारी कोई हैसियत होगी, अगर हम मेयर होंगे तो कोई हैसियत नहीं होगी। अलबत्ता अगर वो मेयर हों और प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको पैसे दे दे जो उनका हक बनता है लोकल गवर्नमेंट का, तो फिर मेयर्स भी उनकी भी अहमियत हो जाएगी। फिर वो भी जैसे कहते हैं ना, टौर ना लाएंगे तो टौर ना जाएंगे। मगर वो हो नहीं रहा है। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो जेलस है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पावर्स नहीं ज़्यादा देना चाहती, रोक के रखती है। इसीलिए ये नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड और ये पानी के मसले और ये सारी चीज़ें लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं प्रोविंशियल फेडरेशन में। और ऊपर से प्रोविंस जो है वो लोकल गवर्नमेंट को पैसे नहीं देना चाहती, उनको पावर नहीं देना चाहती, लोकल गवर्नमेंट करनी नहीं चाहती, वो ब्यूरोक्रेट्स के हवाले कर देती है जो कि रिपोर्ट करते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। तो इस किस्म के मसले हैं। मगर आपका जो इल्ज़ाम है वो दुरुस्त नहीं है। और इसकी करेक्शन हो गई एनालिसिस से। आबिद मलिक साहब सऊदी अरब से, अबरार मानसरा से, अहमद यार कनाडा से, हैरत ख़ान सऊदी अरब से, इसके अलावा तारिक महमूद सराय आलमगीर से, नबील अमेरिका से, वजाहत अली साहब। तो सवाल करने देना लोगों को। मैंने आपसे कब कहा कि बस करो, लोगों के सवाल लेते हैं 2-3 हफ्ता तो सवाल ही करें लोगों को, क्योंकि इनके बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। हर बार आप उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, आपको ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म आप और आप मेरा प्रोड्यूसर, कुछ करना पड़ेगा मुझे। अच्छा, हमें पहले ही डर है आप कुछ करने वाले। बहरहाल आप सब व्यूअर्स का शुक्रिया, प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिए। जवाब के लिए अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।